आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आज पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा सप्ताह मना रही है। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर लड्डू बांटे। बीजेपी देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और इंडिया गेट पर बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम के लिए जुटे। इस बीच उनके हाथों में पीएम मोदी की तस्वीर वाली तख्तियां दिखाई दी, जिस पर मोदी सरकार के किए गए कामों का जिक्र दिखा। फिर उन्होंने एक खुशी मनाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए ज्यादातर कार्यकर्ता मास्क लगाए भी नजर आए। ये कोरोना का कार्यकाल होने के कारण यहाँ हमने कम संख्या में युवाओं को एकत्रित किया है और सोशल डिस्टेंसिंग रखकर मास्क लगाकर हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पूरे देश में सेवा सप्ताह के रूप में मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ सुनील यादव जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता एकत्रित आए हैं और इंडिया गेट को साक्षी रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम यहाँ पर मना रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने दीप जलाकर पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसके लिए पहले लोगों ने एक रंगोली बनाकर बधाई संदेश लिखा। फिर उसके चारों तरफ दीप जलाकर पीएम के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उधर सूरत में पीएम मोदी के जन्मदिन की तैयारी बड़े जोर शोर से की गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 711 किलो का केक तैयार किया गया। इस केक पर कोरोना के खिलाफ भारत लड़ाई को दर्शाया गया। 711 किलो का केक इस वजह से बनाया गया क्योंकि 711 कोरोना योद्धा ही इस केक को काटेंगे। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट ने पीएम मोदी की आकृति बनाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के लिए पीएम मोदी की सराहना की। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते हुए मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। चीन के जासूसी कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश की 10,000 से ज्यादा हस्तियों की चीन से की जा रही जासूसी के मामले में सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। खबर है कि ये कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। ये एक्सपर्ट कमेटी जासूसी की खबरों का आकलन करेगी और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इसमें किस तरह कानून का उल्लंघन हुआ है। चीन की कंपनी जेनुआ इन्फोटेक पर भारत की हस्तियों की जासूसी का आरोप है। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने भी जासूसी कांड का मुद्दा उठाया, जिस पर चीन ने जेनुआ इन्फोटेक को निजी कंपनी बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से अजगर को गोली मारने का दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। वन विभाग को जैसे ही यह वीडियो मिला, उसने तुरंत पुलिस से इसकी शिकायत की, क्योंकि इसमें एक शख्स घर में घुसे अजगर को गोली मारता नजर आया। ये वीडियो बेहद दर्दनाक है क्योंकि अजगर को मारने के लिए उस पर एक के बाद एक 2 गोलियां चलाई गई। अजगर के घर में घुसने की वजह से लोग दहशत में दिखे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद एक शख्स ने अजगर पर गोली चला दी। गोली लगने की वजह से अजगर छटपटाने लगा, लेकिन वो मरा नहीं, इसलिए उस पर एक और गोली चलाई गई, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, वन विभाग हरकत में आ गया और पता चला कि ये घटना हमीरपुर के एक गांव की है, जिसके बाद वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। पुलिस स्टेशन में हमने ये मामला जांच के लिए और इसको एफआईआर लॉन्च कर दिया हुआ। वन विभाग को ऐसा ही एक और वीडियो भी मिला, जिसमें एक शख्स पेड़ पर लटके अजगर को गोली मारता दिखा। जैसे ही गोली अजगर को लगी, वो पेड़ से नीचे गिर गया, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये वीडियो किस जगह का है, इसलिए अभी इसकी जांच जारी है।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद श्रीनगर के बटामालू इलाके में सुरक्षा बल की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। इलाके में कई आतंकवादियों की होने की आशंका है। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग अभी चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, ताजा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, बटमालू का एरिया है, ये श्रीनगर में पड़ता है, गुंजान आबादी वाला इलाका है और पुलिस का कहना है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पे मिलिटेंटों के छुपे होने की। उसके बाद ही रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था और इनिशियली फायरिंग हुई। हालांकि इस वक्त यहाँ पे फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरीके से रात के दौरान ही कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और उसके बाद जो है इनिशियल फायरिंग हुई, अभी उसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। एक लेडी के घायल होने की भी खबर जो है वो आ रही है। अभी हालांकि पुलिस की तरफ से उस चीज की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अभी लगातार यहाँ पे ऑपरेशन जारी है। अभी ऑपरेशन में काफी टाइम लग सकता है। रिफत, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। चीन के जियांगशी से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक 4 साल की बच्ची 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गई। बताया गया कि वो बच्ची घर पर अकेली थी और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश में वो उसके बाहर लटक गई, जिसे देखकर कई लोग उस इमारत के नीचे उस बच्ची को बचाने के लिए खड़े हो गए। कुछ देर तक वो बच्ची खिड़की को पकड़कर लटकी रही, लेकिन तभी उसका हाथ छूट गया और वो नीचे गिरने लग गई। नीचे खड़े लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने पास ही खड़ी एक गाड़ी के कवर को फैलाकर पकड़ा हुआ था ताकि ऊपर से गिरने पर बच्ची को बचाया जा सके। उनका अंदाजा भी बिल्कुल ठीक निकला और वो बच्ची सीधे उस गाड़ी के उस कवर के ऊपर गिरी। इस हादसे में बच्ची को जरा भी चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की होर्डिंग और बैनर हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। 18 सितंबर को कमलनाथ शहर के दौरे पर आ रहे हैं, जिसे लेकर शहर भर में उनके समर्थन में बैनर और होर्डिंग लगाए गए थे, जिसे प्रशासन और नगर निगम की टीम ने मिलकर शहर के कई इलाकों से हटा दिया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए और विरोध जताने के लिए शहर के फूलबाग चौराहे पर हंगामा करने लगे। तभी वहां राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंच गए, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों ने उन्हें घेर कर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे खफा होकर प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से भिड़ गए। मैंने कहा मैं लगाऊंगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उन्होंने मेरा झंडा लिया, जो 2 टुकड़े कर दिए। उनके जो सिक्योरिटी के लोग थे उन्होंने मेरी गर्दन पकड़ ली, जो नाखून वगैरह लगे मेरे कुर्ते फाड़ दिए। हंगामा बढ़ा तो वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कुछ लोग तो ऊर्जा मंत्री के साथ बहस करते भी दिखे। इतना ही नहीं, विरोध जताने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला फूंका। कुछ लोग तो पुतले को लातों से मारते नजर आए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर धरना देते नजर आए। ड्रग्स मामले में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिर करण जौहर को घेरा। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिर आरोप लगाया कि करण जौहर की पार्टी में ड्रग्स इस्तेमाल किए गए थे। उन्होंने एक दिन पहले इस मामले में एनसीबी चीफ से भी मुलाकात की और उन्हें लिखित शिकायत भी दी। सिरसा ने दावा किया कि पिछले साल भी उन्होंने मुंबई पुलिस से यह मामला उठाया था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। आज से 1 साल पहले लगभग करण जौहर की एक पार्टी हुई जिसके अंदर ड्रग्स परोसी गई और वो वीडियो भी सामने आई, लेकिन वहां की पुलिस ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में कारोबारी गतिविधियां बंद होने का दावा किया। जम्मू कश्मीर के बारे में वहां की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। किसी तरह की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 13 महीनों से नहीं। उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा में लापता हुए लोगों की तलाश के लिए 4 दिन का तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में मिलने वाले कंकालों का डीएनए टेस्ट करवाकर पुलिस उनका अंतिम संस्कार भी करवाएगी। गौरीकुंड से केदारनाथ की तरफ जाने वाले सभी रास्तों पर 10 टीमें इस अभियान में जुटी हुई हैं। केदारनाथ में 2013 में आई आपदा में हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जो भी वहाँ मलबे में अभी भी शव दबे हों उनको निकाला जाए, उनकी डीएनए मैचिंग की जाए। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पास का नियम हटने से राज्य के कारोबारियों को फायदा होने की उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने पर्यटकों और दूसरे लोगों से कोरोना नियम मानने की भी अपील की ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। एक दिन पहले हिमाचल सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था कि अब राज्य में जाने के लिए न तो पास की जरूरत होगी और न ही कोरोना रिपोर्ट की। हमने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि अब रजिस्ट्रेशन जो है हम बंद कर देते हैं, आने जाने की प्रक्रिया जो है उसको खुला कर देते हैं।
यूपी के महोबा में उस वक्त हड़कंप मचा जब वहां एक बाइक के शोरूम में आग लगी। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसने थोड़ी ही देर में पूरे शोरूम को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, शोरूम में रखी कई बाइक आग की भीषण लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी और उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता दिखाई दिया। वहां से एक तस्वीर में कई लोग शोरूम में लगी आग को बुझाने में जुटे दिखाई दिए। कई लोग बाल्टी से आग की लपटों पर पानी फेंकते नजर आए। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोग शोरूम में खड़ी दूसरी मोटरसाइकिलों को वहां से निकालने में जुट गए। इसके बाद कई मोटरसाइकिलों को आग से सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि बाद में कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक शोरूम में मौजूद लाखों की बाइकें जलकर राख हो गई। पंजाब के मोगा से हादसे की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे चल रहे 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह घायल हो गए। पूरी घटना पास के एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 लोग सड़क किनारे चलते दिखाई दिए। तभी उनके पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें उड़ा दिया। कार की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों कई फीट उछलकर एक पेट्रोल पंप के पास आ गिरे, जबकि कार टक्कर मारने के बाद बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में वहां एम्बुलेंस बुलाई गई, जिसकी मदद से हादसे में घायल लोगों को फौरन अस्पताल भेजा गया। इसके बाद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद जब उससे बात की गई तो उसने खराब सड़क को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच आज भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का आमना सामना होगा। आज शाम को रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के एनएसए की वर्चुअल बैठक होनी है, जिसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी हिस्सा लेंगे। हालांकि इस बैठक के समय उनकी चीन के एनएसए से द्विपक्षीय चर्चा होने के आसार नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं।